राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन में। आज की क्लास में पटवार मॉक 2 के सॉल्यूशन को देखेंगे। मैथ का जो भी क्वेश्चंस आया था मॉक के अंदर उसके सॉल्यूशन को देखेंगे। मॉक टेस्ट हमारा चल रहा था पटवार से रिलेटेड, जिसमें 1 नंबर मॉक टेस्ट हमने करा दिया था, उसका सॉल्यूशन भी आपको करा दिया है। आज हम देखेंगे मॉक नंबर 2 का सॉल्यूशन। चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, समझिएगा इन्फॉर्मेशन क्या है। हमने मैथ और रीजनिंग इन दोनों का कोर्स पटवार के लिए लॉन्च किया है। किसका किसका? मैथ का और रीजनिंग का। आप चाहें तो स्पेशल रीजनिंग का कोर्स परचेज कर सकते हैं, आप चाहे तो स्पेशल मैथ का भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। अगर मैं मैथ्स की फ़ीस की बात करूं तो ये कितना है? सिंपल 900। और रीजनिंग की बात करें तो ये रीजनिंग कितने का आएगा? अगर आप स्पेशल लेना चाहोगे सिंगल सिंगल रीजनिंग का तो 1100 रुपये रीजनिंग का क्या होगा? चार्ज होगा। ये जो कोर्स है आपको कहाँ लेना पड़ेगा? इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? अपने गूगल प्ले में रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन को क्या करना पड़ेगा? डाउनलोड करना पड़ेगा। और वहाँ पे जाकर आप इस कोर्स को क्या कर सकते हो? परचेज। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में भी है। ये जो हमारा ऐप है रीजनिंग ऋषि सर, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। आप वहाँ से भी डायरेक्ट क्लिक करके इस ऐप पे जा सकते हो और वहाँ से ये दोनों कोर्स क्या कर सकते हो? परचेज कर सकते हो। साथ में इससे भी ज़्यादा आपको डिस्काउंट कब मिल जाएगा? जब आप कॉम्बो लेते हो। आप मैथ और रीजनिंग दोनों अगर आप कॉम्बो लोगे तो ये कंप्लीट जो कोर्स है आपको कितने का मिल जाएगा? 1600 का। वैसे अगर आप सिंगल सिंगल लेते हो तो सर ये 1100 का और ये 900 का, कहने का मतलब 2000 का। और कॉम्बो अगर लेते हो तो आपको 1600 का ये क्या मिल जाएगा? कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया तरीके से कोर्स को डिज़ाइन किया गया है। जाइए फटाफट कोर्स को परचेज कीजिए और अपने तैयारी को क्या कीजिए? अच्छा स्ट्रांग बनाइए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ आगे। अच्छा, पहले नंबर क्वेश्चन की बात करूं जो मॉक नंबर सेकंड का था, वो क्या था तो समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एक ठोस घन को समान आयतन वाले 3 घनाभों में क्या किया गया? काटा गया। कहना क्या चाह रहा है कि सर एक घन था। सुनना मेरी बात को, क्वेश्चन के मेन मेन पॉइंट को पहले समझना जरूरी है कि एक घन था। बोलोगे जी सर ठीक है एक घन था। इस घन को काटा गया। कितने भागों में काटा गया? 3 भागों में काटा गया। देखो, एक भाग ये हो गया, ठीक है, और कलर चेंज करूं, दूसरा भाग क्या हो गया? ये हो गया, ठीक है। ये कितने भाग हो गए? 1 2 3। 3 भागों में क्या किया गया? एक घन को काटा गया और घन को काटते ही ये क्या बना? घनाभ बना। ठीक है, कि एक ठोस घन था, उसको क्या किया गया? 3 घनाभों में काटा गया। आपने कहा कि सर अगर एक घन को 3 घनाभों में काटेंगे तो चेंजेस क्या क्या आएंगे? पहले ये समझो। अगर मैं क्यूब की बात करूं, अगर मैं घन की बात करूं, समझना अच्छे से। अगर मैं घन की बात करूं तो आपको पता है कि घन का हर एक भुजा बराबर होगा। मैं अपने अकॉर्डिंग इनका भुजा कुछ भी मान लेता हूं, बस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए मैं भुजा कुछ भी मान रहा हूं। मैं 3 ले लूं, 4 ले लूं, 5 ले लूं, आप चाहो तो ए मानकर भी चल सकते हो। मैंने मान लिया कि घन का भुजा कितना था? सर 3 था। इससे क्या होगा? कैलकुलेशन थोड़ा आसान बनेगा। अगर घन का भुजा 3 था मतलब इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हर एक मान कितना है? 3 है। अब जैसे ही इसको घनाभ में काटा गया, जैसे ही इसको किस में काटा गया? घनाभ में। अब घनाभ की बात करोगे तो घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होता है, जबकि घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों सेम होता है। मतलब तीनों भुजाएं क्या होती है? बराबर। तो यहाँ जो हर एक भुजा है वह कितनी हो गई? 3। और यहाँ मैंने क्या कहा कि अगर मैं यहाँ भुजा की बात करूँ तो यहाँ 3 कौन कौन सी भुजा होगी? एक लंबाई, एक आपकी होगी चौड़ाई और एक आपकी क्या होगी? ऊंचाई। अब इनमें चेंज क्या आएगा? तो आप कहोगे कि सर अगर एक घन को 3 बराबर घनाभों में काटेंगे तो इसका लंबाई तो एज इट इज रहेगा, इसका चौड़ाई भी एज इट इज रहेगा, लेकिन इसका जो ऊंचाई है ना ये 3 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। और चूंकि मैंने ऊंचाई को भी 3 ही लिया है तो 3 बराबर भागों में बांटोगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब बोलोगे सर ये 3 कहाँ से आया? ये मैंने कैलकुलेशन को अच्छा करने के लिए, आसान करने के लिए ले लिया। आप चाहो तो भुजा ए मान लो घन का, तो ये कितना होता? ए। ये कितना होता? ए। और ये ऊंचाई क्या होता? 3 बराबर भागों में क्या करता? बढ़ जाता। क्यों? क्योंकि घन के मैंने 3 बराबर घनों में काट लिया था। ठीक है, अब देखो आगे क्या कह रहा है। आगे क्या कह रहा है? घन का तो पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का क्या कह रहा है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बताओ घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार बने किन्हीं 2 घनाभों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बताओ घनाभ का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई और गुना क्या? लंबाई गुना ऊंचाई। यही तो होता है।
2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस क्या एल एच। लेकिन यह एक घनाभ का हुआ, हमसे क्या कह रहा है, किसी भी दो घनाभ का, तो यहां सिंपल दो का क्या कर दोगे, गुना। ठीक है, अब वैल्यू को सरल कर लो। बताओ भुजा तुमने क्या लिया था, 3, तो 3 का स्क्वायर कर दो। ये 2 दूनी 4 होगा। अब बताओ लंबाई और चौड़ाई कितना, 3 3, 3 में 3 का गुना 9, प्लस चौड़ाई और ऊंचाई कितना, 3 और 1, 3 में 1 का गुना 3, और लंबाई और ऊंचाई कितना, 3 और 1, 3 में 1 का गुना 3। आगे सरल करोगे, मैं इस साइड ही सरल कर देता हूं। ये 6 और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। इनको जोड़ो, 9 और 3 12, 12 और 3 कितना, 15, और गुना 4, तो आपने कहा 4 गुना 15। और सरल कर लो सर, ये 9 छक कितना होगा, 54, और ये कितना होगा, 15 चौका 60। अगर मैं इसको काटूं तो आपने कहा सर 9 से, या फिर इसको इस तरीके से काट लो, 6 से कितनी बार, 9 बार, और 6 से कितनी बार, 10 बार। तो आपने क्या कहा, इनके बीच का जो रेशियो होगा वह 9 अनुपात कितना होगा, 10। अपना सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो समझने का चीज़ क्या था इसके अंदर, इस क्वेश्चन में, तो समझना बस ये था कि घनाभ के 3 टुकड़े हुए हैं। तो ये जो 3 टुकड़े हुए हैं, इसमें लंबाई और चौड़ाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क सिर्फ चौड़ाई में, ऊंचाई में पड़ेगा, और ऊंचाई 3 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। क्योंकि मेरा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई घनाभ में तीनों सेम होते हैं, तो देखो लंबाई तो 3 ही रह गया, चौड़ाई 3 रह गया, और भुजा मेरा कितना हो गया, 1 हो गया। उसके बाद फॉर्मूला में बैठाया और क्वेश्चन को क्या किया, सरल किया। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, समझो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, ये है, और उस पर डिस्काउंट कितने का है, 21 का, तो विक्रय मूल्य निकालना है। देखो सिंपल विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या कहोगे, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है। अंकित मूल्य 2850 है, और डिस्काउंट कितने का है, 21% का, तो 100 में से 21% कम कर दो। आपने कहा 79 बटा क्या, 100। अब इसके बाद कैलकुलेशन ही करना है सर, 0 से 0 कटा, 5 से कितनी बार, 2 बार, और 5 से इसको काटू 5 बार, और 5 सते 35। करना क्या है, 57 इंटू 79 और उसका आधा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या 79 को मैं 80 माइनस 1 लिख सकता हूं, और इसका क्या करना है, 57 गुना। 79 को मैंने 80 माइनस 1 लिखा, अब इसको इससे गुना करके 57 घटा दो, तो आपने कहा 0, और ये 8 सते कितना, 56, और ये 8 पंचे कितना, 40, और 5 कितना, 45। इसमें से 57 कम कर दो, तो आपने कहा इन दोनों को गुना करेंगे तो 4503 आ जाएगा, 4503, और भाग किसका लगाना, 2 का। 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, और 1, और फिर कितना, 5। तो आपने कहा 2251.5 क्या होगा, तो इसका विक्रय मूल्य। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो आपने कहा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है कि एक गैर लिप वर्ष में 73 दिन के लिए इतने रुपए पे इतने की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें। नन लिप ईयर, एक लिप ईयर और एक नन लिप ईयर। नन लिप ईयर की बात करें तो कितने दिन होंगे, 365। तो देखो सिंपल सा काम है, दिनों में दिया है तो इस समय को क्या करेंगे, वर्ष में बदल लेंगे, और वर्ष में बदलने के लिए क्या करेंगे, इस 73 में 365 का भाग लगाएंगे। क्यों 365, क्योंकि ये नन लीप ईयर की बात कर रहा है। लीप ईयर की बात करता तो 366 का भाग लगाना पड़ता। और याद होगा क्लास में क्या पढ़ाया है, कि आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखना कि 365 के 2 ही फैक्टर होंगे, एक 73 और एक 5। या तो 365 73 से कटेगा या 5 से कटेगा। तो यहां से समझ में आ गया, यह वैल्यू 73 से कितनी बार में कटेगा, 5 बार में। तो समय 1/5 वर्ष हो गया। अब ऐसा ही निकालना है, तो बताओ मूलधन 48750, रेट ऑफ इंटरेस्ट 16%, तो परसेंट हटाओगे नीचे 100, और समय कितना सर, 1/5 वर्ष। थोड़ा कैलकुलेशन बनाओ सर, ये 0 से 0 कटा, 2 से इस वैल्यू को 5 बार काट दो, 2 से यह वैल्यू 8 बार कटा। अब देखो डायरेक्ट 5 गुना 5, 25 से इस वैल्यू को काट दो। अब मैं 25 से काटता हूं तो देखना, 25 एकम 25, 48 में से 25 गया 23, और ये 7 235, 25 नमा कितना 225, फिर कितना बचेगा 12, तो 25 पंचे 125। अब आपने क्या कहा, इन दोनों का गुना करे, 8 पंचे 40 कितना 4, 8 नमा 72, और 4 कितना 76, और आपने कहा 8 और 7 कितना 15। तो 1560 रुपया क्या हो जाएगा इसका एसआई, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए है।
ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। क्लियर है? आसान आसान क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशन से आपको डील करना आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। अब ये कैसा क्वेश्चन है तो आप कहोगे सर ये यूनिटरी मेथड वाला क्वेश्चन है। देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा है पेपर में। एक छात्रावास के मेस को एक सप्ताह में कितने अंडे दिए जाते हैं? 217 अंडे दिए जाते हैं। बताओ एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। तो आप यही तो कह रहे हो सर ये जो 7 दिन है इसमें टोटल कितने अंडे हैं? 217। तो मैं बोलूं एक दिन में कितने अंडे दिए गए होंगे तो आप सिंपल कहोगे 217 में 7 का भाग लगाइए तो आप कहोगे 31। कि एक सप्ताह में अगर 217 अंडे दिए गए तो एक दिन में कितने अंडे दिए जाएंगे? 31 अंडे दिए जाएंगे। अब क्या कह रहा है कि जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने के लिए कुल कितने अंडे की आवश्यकता होगी। अब मुझे बताओ किसका किसका कह रहा है? जुलाई का, अगला कह रहा है अगस्त का, अगला कह रहा है सितंबर का। जुलाई में कितने दिन? 31। अगस्त में कितने दिन? 31। और सितंबर में कितने दिन? 30। तो टोटल कितने दिन की बात कर रहा है? 92 डेज की बात कर रहा है। मुझे बताओ टोटल कितने अंडे हो जाएंगे अगर टोटल एग की बात करूं 92 डेज में? तो बताओ एक दिन में कितने अंडे? 31। तो 92 डे में कितने? 92 इंटू 31। अब देखो यूनिट डिजिट से काम चल जाएगा। देखो 2 एकम 2, मतलब जो भी आंसर आएगा उसके यूनिट डिजिट में 2 होगा, मतलब इनको गुना करने पर हर हाल में क्या आना चाहिए? 2852। अब देखो डायरेक्ट ही आप गुना कर लो 2852। आंसर पे क्या किया? टिक लगा दिया। क्या किया मैंने? इनको गुना नहीं किया। मैंने देखा कि सबका यूनिट डिजिट अलग है, इकाई का अंक अलग है, तो मैंने देखा इसका इकाई 2, इसका इकाई 1, तो 2 एकम 2, मतलब इनको गुना करने पर जो भी वैल्यू आए उसके इकाई में 2 आएगा। तो एक यहीं एक लौता 2 दिख रहा था, तो मैंने ऑप्शन नंबर सी पे क्या करा? टिक लगा दिया। आप चाहो तो गुना भी कर सकते थे। ये भी थोड़ा ध्यान देना है पेपर को देते समय। देखो पेपर को क्या है, इजी पेपर है तब भी टाइम बचाया जा सकता है, हार्ड पेपर है तब भी टाइम बचाया जा सकता है। पेपर देने का तरीका आना चाहिए। 5वां क्वेश्चन देखो कितना शानदार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक वृत्त की जो परिधि है सर ए पाई है और वृत्त का जो क्षेत्रफल है सर बी पाई है। कह रहा है ए अनुपात बी कितना है? 4:5 है। तो वृत्त की क्या ज्ञात करनी है? त्रिज्या। सबसे पहले बताओ वृत्त का परिधि क्या होता है? सर 2 पाई आर होता है। इसका वैल्यू क्या दिया है? सर ए गुना पाई। मैं एक एक करके लिखता हूं। अब इधर बताओ वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? सर पाई आर स्क्वायर होता है। इसका वैल्यू क्या दिया है? तो सर बी पाई दिया है। बताओ अब थोड़ा कैलकुलेशन करो। सर पाई से पाई कट जाएगा तो यहां 2 गुना आर किसके बराबर? ए के बराबर। ठीक है सब। यहां पाई से पाई कट जाएगा तो सर आर स्क्वायर किसके बराबर? बी के बराबर। ठीक है, यहां तक कहानी खत्म। अब आगे क्या कह रहा है कि ए अनुपात बी, ए अनुपात बी का मतलब ए बटा बी का वैल्यू 4 बटा क्या दिया है? 5। ए अनुपात बी कितना है? 4:5। तो ए बटा बी का मान 4:5। कहने का मतलब क्या है? तो कहने का मतलब ये है, देखो यहीं पे कर देता हूं सरल। ए का मान कितना निकाला था? 2r निकाला था। बी का मान क्या निकाला था? आर स्क्वायर निकाला था। और ये किसके बराबर? 4/5 के बराबर। ठीक है, बताओ आर से आर कैंसिल। अब मुझे बताओ 2 से यह कितनी बार? 2 बार। तो 1/r है तो उल्टा कर दोगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा। ये 2/5 की जगह क्या होगा? 5/2। तो 5/2 का मतलब कितना होता है? सर 2.5। तो अपना सही उत्तर क्या होगा? 2.5। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। और ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने हर चीज तरीके से आपको कोर्स के अंदर पढ़ा भी रखा है। कोर्स के अंदर इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ा भी रखा है। 3D 2D हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझाया है। डायग्राम कट करे तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको कोर्स में बता रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, बहुत आसान सा है। अब इस क्वेश्चन में पेन चलाने की जरूरत नहीं थी लेकिन चलाना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। क्या कह रहा है? यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है? 10 है, तो इन पांचों संख्याओं को आरोही क्रम में, आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो केंद्र पर स्थित संख्या क्या होगी? मतलब बीच वाला संख्या क्या है ये आपको बताना है। मुझे एक बात बताओ, अगर क्रमागत की बात करें, लगातार की बात करें, और कितने की बात कर रहा है? सर 5 की बात कर रहा है। सर 5 की बात कर रहा है, मतलब बीच वाला ही औसत होता है, मतलब बीच वाला ही औसत होता है, पढ़ा रखा है एवरेज में। तो आपने कहा कि सर ये 10 बीचों बीच वाला नंबर होगा। अब टोटल 5 रखने हैं तो इससे 2 पहले इससे 2 बाद, और कैसा रखना है? सम संख्या रखना है। सम संख्या 2 2 के गैप पे चलता है। तो 2 कम करो सर 8, 2 कम किया सर 6,
2 बढ़ाओ 12, 2 बढ़ाओ 14। तो ये 5 जो लगातार संख्या थी ना, क्रमागत संख्या थी, वो कौन थी? ये थी। और बढ़ते हुए क्रम में भी है, और इनका एवरेज भी कितना है? 10 है। तो बताओ मिड वाला संख्या भी क्या होगा? 10 होगा। तो ऑप्शन क्या होगा? डी। देखो इसमें कुछ करना था? नहीं करना था। अगर आपको पता होता कि क्रमागत संख्याओं का एवरेज में ध्यान दिया जाता है, पदों की संख्या विषम हो तो बीच वाला एवरेज होता है। तो बताओ, हमें पता कि 5 क्रमागत सम संख्या है, तो 5 में बीचों बीच वाला एवरेज होगा, और एवरेज 10 है, मतलब बीच वाला नंबर भी क्या है सर? 10 है। इतना सा काम था। ठीक है, इसीलिए कहा पेन चलाने की जरूरत नहीं थी। अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? एक संख्या को 30% वृद्धि कर दी जाए, फिर 25% की कमी, फिर 25% की वृद्धि, तो संख्या में नेट चेंज या कमी क्या होगा, ये बताना है। देखो सुनो जरा मेरी बात को। आप सबको पढ़ाया है 30% मतलब कितना? 3/10। बढ़ाना है मतलब जोड़ के लिखना पड़ेगा। 25% मतलब कितना सर? 1/4। घटाना है मतलब माइनस करके लिखना होगा। और फिर 25% बढ़ाना है मतलब 1/4 मतलब +1 करना पड़ेगा। बताओ 10 में 3 बढ़ाओगे 13, 4 में 1 कम करोगे, 4 में 1 कम करोगे कितना? अरे यार, 4 में 1 कम करोगे कितना? 3, और 4 में 1 बढ़ाओगे कितना? 5। 10 से 13, 4 से 3, और 4 से कितना? 5। अब गुना कर लो। 4 चौका 16 सर 160, और इनको गुना कर लो तो 5 तिया 15, और 15 गुना 13 करो भैया। 15 दहाई 150, और 15 तिया 45, मतलब 150 में 45 जोड़ो 195। तो आपने कहा पहले 160 था, अब 195 है। तो साफ साफ दिख रहा है ना, पहले से बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 35। तो मैंने कहा सर 35 बढ़ा है कितने में? 160 में, और गुना किसका? 100 का, ताकि परसेंटेज में बदल जाए। सर ये 0 से 0 कट गया। सर 2 से यह वैल्यू 8 बार, और 2 से यह वैल्यू कितनी बार? 5 बार। गुना करो, 5 में 5 का 25, और 15 और 2 कितना? 17। इसमें 8 का भाग लगाना है। बताओ लगा दोगे? बोलोगे हाँ। 8 दूनी 16, अरे 8 दूनी 16, कितना बचा? 1 और 5 15 है। अगर ये 16 होता तो लगभग 2 बार में नहीं कट जाता, और हमसे लगभग ही तो बोला है, निकटतम ही तो बोला है। मतलब आपने कहा सर ये लगभग 22 बार में कट जाएगा, और 22% का भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये ध्यान देना। देखो 22% इंक्रीज और डिक्रीज दोनों है, चूंकि यहां बढ़ा है इसीलिए इंक्रीज होगा, घटता तो डिक्रीज होता। ठीक है, कई बार बच्चे पेपर में क्या करते हैं? क्वेश्चन कर लेते हैं, आंसर ले आते हैं, फिर ध्यान में नहीं दे पाते कि डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। होता है बच्चों के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सिंप्लीफिकेशन का है, थोड़ा सा लॉजिकल है। इसमें फॉर्मूला का पता हो तो आप सिंप्लीफिकेशन कैसे क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं पता हो तो नहीं कर पाएंगे। देखो क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले में से एक बात समझो, अगर मैं कहूं a का पावर 4 है, मैं पहले पूरा फॉर्मूला समझा रहा हूं, समझना कि a का घात 4 है, प्लस b का घात 4 है, और प्लस a² और b² है। ठीक है, ये मेरे पास है। तो इसको मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं? सुनना मेरी बात को अच्छे से गौर से। a का घात 4 है, सर b का घात 4 है, और मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 2a² b² और -a² बोलोगे बिल्कुल, क्योंकि फाइनली यहां क्या लाना था? a² और b² किस में? प्लस में। तो 2a² b² में से अगर a² b² घटा देंगे तो ये आ जाएगा। मतलब इसी को इस तरीके से लिख सकते थे। अब जरा बताओ, क्या बचपन से तुमने फॉर्मूला पढ़ा है a + b का होल स्क्वायर? तो क्या इन सबको a + b के होल स्क्वायर पे बैठा सकते हैं? बोलोगे हाँ। लेकिन यहाँ a और b का मान a और b नहीं होगा, क्या होगा? a² और b²। तो आप यही तो कहोगे, इसको ऐसा लिख सकते हैं a² b² और इसके ऊपर क्या? स्क्वायर, और माइनस क्या? a² और b²। इसको एज इट इज रहने दिया, और इनको क्या लिख लिया? a² + b² का होल स्क्वायर। जरा इसको और सरल कर लो, जैसे मैं इसी को और सरल करके लिखता हूं, सुनना मेरी बात को। क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि सर ए बी और इसका होल स्क्वायर? a² b² को ए बी लिख दिया, और इन दोनों के ऊपर पावर है तो कॉमन इसके ऊपर पावर 2 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बातें क्या है? सेम है। अब आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा। सर क्या पढ़ा होगा? तो बताओ, बचपन में याद करो, a² - b² क्या पढ़ा होगा? सर a + b गुना a - b। बोलो हाँ या ना? बोलोगे हाँ। तो क्या इस पूरे मान को मैं a ले लूं और इस पूरे मान को b ले लूं, तो इसको जब मैं लिखूंगा तो क्या इस तरीके से लिख सकता हूं? तो आप बोलोगे बिल्कुल। क्या ये a का मान
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ या ना, और प्लस क्या, ए बी। और दूसरा क्या लिख सकता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या, ए बी, हाँ या ना, ए प्लस बी ए माइनस बी। ओवरऑल क्या कहानी था, ओवरऑल कहानी ये था कि ये जो पूरा वैल्यू है ना, इसका मतलब ये है, ये जो पूरा वैल्यू है इसका मतलब ये है, ओवरऑल कहानी इतनी ही है। ठीक है, अब ये कहानी तुम समझ गए तो अब आगे का कहानी समझो। आप यहां देख रहे हो 4.6 का घात 4 है, 5.4 का घात 4 है, और 4.6 में 5.4 का गुना करोगे तो यही आएगा। मतलब ये ए और बी है, ए गुना बी ए स्क्वायर। मतलब आपने कहा सर ये ए का पावर 4, ये बी का पावर 4, और ये ए गुना बी का पावर क्या है, 2 है। बोलो, तो यही दिख रहा है क्या कि ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 प्लस ए स्क्वायर और इंटू बी स्क्वायर। और इसके जगह क्या आप ये लिख सकते हो, बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब इन पूरे के जगह मैं क्या लिख सकता हूं, तो ये वैल्यू लिख सकता हूं। मैं ए बी लेकर चल रहा हूं, देखो ये मेरा ए स्क्वायर, ये मेरा बी स्क्वायर और ये ए बी, देखो ऊपर ऊपर इन सबको मैंने इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, ये ए इंटू बी करोगे मतलब 4.6 गुना 5.4 करोगे तो ये आएगा। तो आप समझ गए ना कि इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं। तो आपने कहा लिखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी गुना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और बटा में क्या है, तो सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या, ए बी। बोलो हाँ या ना, बोलोगे हाँ, यही तो है। अब बताओ ये वाला और ये वाला वैल्यू पूरा पूरा कट जाएगा, तो सिंपल इसका सरल रूप क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब बताओ ए का वैल्यू तुमने क्या लिखा है, ए का वैल्यू 4.6 है, तो 4.6 का वर्ग कर दो। बी का वैल्यू क्या है, 5.4 है, तो 5.4 का वर्ग कर दो। और ए गुना बी यही तो है, कितना, 24.84। ठीक है, अब इनको सरल कर लो। अब देखो 4.6 का स्क्वायर बाद में करना, पहले 46 का स्क्वायर करो, ये आपको आना चाहिए। 50 से कितना कम है, 4, तो 4 का स्क्वायर 16, और 25 में 4 कम कर दो 21, 2 अंक बाद दशमलव लगा दो, यही इसका क्या हो गया, वर्ग। प्लस 54 का वर्ग करना है, 50 से कितना ज्यादा है, 4, 4 का वर्ग 16, और 25 में 4 जोड़ दो कितना, 29, और 2 अंक बाद दशमलव लगा दो, माइनस कितना, 24.84। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं, चलो ठीक है। मुझे बताओ ये 21 और ये 29, 50 हो जाएगा, और दशमलव 16 तो कितना होगा, 0.32। तो 50.32 में से 24.84 आप घटा दो। चलो घटाना शुरू करते हैं। एक हासिल दोगे 12, 12 में से 4 घटाओगे कितना, 8, और 8 इकलौता इसी का यूनिट डिजिट दिख रहा है, 8 इकलौता इसी का यूनिट डिजिट दिख रहा है, मतलब इसको घटाने पर वैल्यू कितना आएगा, 25.48। सही उत्तर क्या होगा, 25.48। देखो घटाने में भी दिमाग लगाया, क्या लगाया कि घटाने पर वैल्यू तो आएगा, लेकिन इन सबका इकाई चेक करो, सबका एक का 2 है, 4 है, 2 है और 8 है। तो मैंने देखा इसका इकाई कितना है, 2, एक कैरी दूंगा तो ये 12 बनेगा, 12 में से 4 घटाऊंगा 8, मतलब जो भी इसका कैलकुलेशन होगा उसके यूनिट पे 8 आएगा। अगर यूनिट पे 8 आएगा तो 8 इकलौता कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, डी में, मतलब इनको घटाएंगे तो 25.48 आएगा। थोड़ा दिमाग लगा लिया, टाइम बचा लिया। यही सब चीज आपको क्या करना है, सीखना है। तभी तो क्या किया जा रहा है, पहले मॉक कराया जा रहा है, और मॉक कराने के बाद आपको सॉल्यूशन कराया जा रहा है। सॉल्यूशन करते समय आपको यह ध्यान दिलाया जा रहा है कि कहां कहां आप पेपर में टाइम बचा सकते हो, कहां कहां आप पेपर में टाइम बचा सकते हो। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिख ही देता हूं एक बार। 280 का x%, तो x% मतलब x/100 बराबर क्या कह रहा है सर, 240 का 15%, और प्लस क्या कह रहा है सर, 310 का 20%। अब देखो आपको जब परसेंटेज टॉपिक पढ़ाया था तो 10%, 5%, 1%, 0.5% खूब प्रैक्टिस कराया। 20%, 17.5%, 18.5% कैसे निकालते, सब कुछ कोर्स में एकदम बेसिक्स और आसान आसान तरीके से समझाया है कि मौखिक कैसे निकाला जाता है। तो मुझे एक बात बताओ कि मुझे क्या करना है, 240 का 15% निकालना है, तो पहले 10% निकाल दो। तो 10% के लिए क्या करेंगे, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, मतलब 24 आएगा 240 का 10%, ठीक है। और 24 10% है तो उसका आधा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 12। तो 10% का आधा 5%, 5% का मतलब 12। तो 24 और 12 आप क्या लिख दोगे, 36, प्लस इसका 20% निकालना है तो 10% कितना, 31, और 31 का 2 गुना कर दोगे कितना आएगा, 62।
ठीक है। और यहाँ देखो सर ये 0 से 0 काट दो, 2 से ये 5 बार में काट दो और 2 से ये 14 बार में काट दो, तो ये 14/5 और गुना क्या है x। मुझे और बताओ, इनको सरल कर लेते हैं, इनको अगर आप जोड़ लेते हो तो क्या ये 78 आएगा, सॉरी 98 आएगा। और इधर मेरे पास क्या है 14/5 गुना x। अब बताओ 14 का पहाड़ा आता है, 14 छक 84, 14 सत 98, तो x का मान क्या होगा 7 गुना 5 कितना 35। x कितना होगा 35। ऑप्शन नंबर बी क्या है सही है। अब ये कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट यहीं देख लेते हैं। 10% 24 और 24 का आधा 12, तो 15% हो गया 36। 10% 31, 31 का 2 गुना 62, तो 36 और 62 98। इधर 98 और इधर 280/100 गुना x, काट देते हैं आंसर आ जाता 35। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, अच्छा क्वेश्चन है, समझो क्या कह रहा है। एक वर्गाकार पार्क को बराबर क्षेत्र वाले दो आयत में क्या किया गया, विभाजित किया। सुनना मेरी बात को, डायग्राम में क्या कह रहा है कि एक वर्गाकार है, वर्गाकार है मतलब स्क्वायर है, जिसकी हर एक भुजा क्या है समान है। मैं मान लेता हूं कि इनकी भुजा क्या है 2a है, इसकी भी भुजा फिर क्या हो जाएगी 2a, यहां से यहां तक भी क्या हो जाएगा 2a, और यहां से यहां तक भी क्या हो जाएगा 2a। बोलो हाँ या ना, क्लियर है ये बात है कि अगर वर्ग की एक भुजा 2a है तो हर एक भुजा 2a होगी। आप a भी मान सकते हो, लेकिन पता है मैंने a क्यों नहीं माना, क्योंकि यहाँ कह रहा है ना कि दो भागों में विभाजित करना, दो भागों में विभाजित करना मतलब 2 का भाग लगाना। तो a में 2 का भाग लगाऊंगा तो a/2 आएगा, कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लगेगा। 2a में अगर 2 का भाग लगाऊंगा तो a आएगा, कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम कम लगेगा। तो आपने क्या क्या कहा कि एक वर्ग है जिसकी हर एक भुजा मैंने क्या ले ली 2a। आप a भी ले सकते हो, मैं बस कैलकुलेशन कम करने के लिए 2a लिया। इनको दो आयत में बांटना है, मतलब बीचों बीच काट दो। अब ये आयत नंबर फर्स्ट और ये आयत नंबर सेकंड। अब मुझे बताओ इसमें क्या क्या होगा। तो एक चीज तो सबसे पहली बात ये होगी कि सर यहां से यहां तक तो a होगा, बोलो हाँ या ना। और यहां से यहां तक भी क्या होगा a होगा, नहीं कि पूरा 2a है तो ये a, यहां पे भी ये वैल्यू क्या होगा a, और यहां पे ये वैल्यू क्या होगा a। क्लियर है, लेकिन ये वैल्यू तो 2a ही रहेगा, बोलोगे हाँ। अब आगे क्या कह रहा है, यदि इनमें से प्रत्येक आयत का परिमाप 39 है, चाहे इस वाले आयत की बात करें चाहे इस वाले आयत की बात करें, दोनों का परिमाप क्या है सर, तो दोनों का परिमाप 39 है। कितना है 39। उनमें से हर एक का परिमाप, पहले का लोगे तब भी 39, दूसरे का लोगे तब भी 39, प्रत्येक का कह रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस वाले आयत का लूं परिमाप, तो आप कहोगे परिमाप बराबर क्या होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, और ये वैल्यू क्वेश्चन में 39 दिया है। मुझे एक बात बताओ लंबाई क्या हो गया, तो आपने कहा आयत के लिए लंबाई तो 2a हो गया, और मैं चौड़ाई की बात करूं तो चौड़ाई क्या हो गया यहां से यहां तक सर ये a हो गया, तो बराबर क्या सर 39। और जरा देखो 2 है, ये कितना होगा, तो सर 2 + a 3a बराबर कितना 39। मुझे बताओ 3 से यह वैल्यू 13 बार में कटेगा, तो ये 2a का मान कितना आएगा 13, 2a का मान कितना आएगा 13, मतलब 2 गुना भुजा कितना है 13। अगर a निकालूं तो कितना आएगा 13/2। अब मुझे सुन, मेरी बात को सुनना कि 2a मैंने क्या माना था, 2a मैंने माना था वर्ग की भुजा, मतलब यहां से यहां तक की जो लंबाई है ना वो 13 है। कितनी है 13 है इस 2a का मान। ये 2a भी कितना है सर 13 है, ये वाला वैल्यू भी कितना है सर 13 है, क्योंकि वर्ग है तो हर जगह सेम, ये भी कितना है 13 है। ये कितना है सर 13 है, ये कितना 13/2, ये 13/2, ये 13/2, ये 13/2। क्लियर है। अब आगे देखो, वर्गाकार वर्ग का वर्गाकार पार्क का क्या करे परिमाप निकाले। वर्गाकार मतलब किसका, वर्ग का, और वर्ग का परिमाप क्या पढ़ाया है, वर्ग का परिमाप आपको क्या पढ़ाया है, तो आपको ये पढ़ाया है 4 गुना भुजा, और भुजा का मान कितना है 13, तो 13 चौका कितना 52, 52 मीटर। 52 मीटर क्या होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। क्या चीजें क्लियर है, बात समझ में आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 11 क्या कह रहा है, 7 संख्याओं का औसत दिया है। देखो 7 जो नंबर है इनका एवरेज क्या दिया है 53 दिया है। बाद में यह पाया गया कि एक संख्या जो 58 था उसको गलती से कितना लिख दिया 16 लिख दिया। अगर 58 के जगह 16 लिख दिया तो आपने कहा कितना कम लिख दिया, तो आपने कहा सर 42 कम लिख दिया। ये 42 कम लिख दिया मतलब 42 की गलती हुई।
अरे अगर ये 42 कम लिख दिया मतलब 42 की गलती हो गई। हमसे यही तो पूछ रहा है कि सही औसत क्या होगा। सही कब हो सकता है? जितना वैल्यू कम कर दिया है उतना ही वैल्यू अगर बढ़ा दें तो एवरेज सही आ जाएगा, बोलोगे हाँ। लेकिन ये 42 कम था तो 42 मैंने बढ़ाया, ये टोटल में बढ़ाया। एवरेज में कितना बढ़ेगा? तो कितनी संख्या की बात कर रहा है? 7 की, तो 7 से भाग लगा दो। तो एवरेज में 7 बढ़ाना चाहिए। और पहले एवरेज कितना आया था? 53। सही एवरेज के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा? 6 जोड़ना पड़ेगा। जोड़ दो, आंसर क्या आएगा? 59। आंसर क्या आएगा? 59। ऑप्शन नंबर सी क्या है सर इसका बिल्कुल ही सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर? क्लियर है? ये भी कॉन्सेप्ट आपको एवरेज में करा रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहा है। एक ठोस अर्धगोले में अधिकतम आयतन वाला गोला काटा जाता है। सुनना मेरी बात को, मैं पूरा डायग्राम बना रहा हूं। ये अर्धगोला है, तो ये यहां से यहां तक त्रिज्या होंगी, ये यहां से यहां तक त्रिज्या होगी। बोलोगे हाँ सर होंगी। अब कह रहा है इसमें अधिकतम आयतन वाला, मैक्सिमम आयतन वाला गोला काट कर निकालना है। मतलब इसमें से काटना है। जैसे आप अर्धगोला आपके पास है, अब इसमें से सबसे बड़ा गोला काट के निकालो। तो सबसे बड़ा गोला कैसे काटोगे? यहां से कटेगा। मतलब सबसे बड़ा अर्धगोला किसके अकॉर्डिंग कटेगा? तो जो अर्ध व्यास का रेडियस है उसके अकॉर्डिंग कटेगा। तो अर्ध व्यास का रेडियस कितना है? आर है। तो यहां से यहां तक भी वैल्यू क्या होगा सर? आर होगा। मतलब जो गोला कटेगा वो इसके अकॉर्डिंग कटेगा। ये जो गोला कट रहा है वो किसके अकॉर्डिंग कटेगा? तो इसके अकॉर्डिंग कटेगा। कलर चेंज कर देता हूं क्योंकि आगे डायग्राम में चीजें समझानी भी पड़ेंगी। कि ये जो गोला मैंने काटा ये किसके अकॉर्डिंग कटेगा? तो जो अर्ध गोला का रेडियस है उसके अकॉर्डिंग सबसे मैक्सिमम वाला गोला कट जाएगा। नहीं, कि ये बीचों बीच जो होगा ना, ये बीचों बीच सबसे बड़ा गोला काट सकते हो। इधर जाओगे तो गोले का आयतन कम हो जाएगा, बीचों बीच काटोगे तो गोले का आयतन क्या रहेगा? मैक्सिमम रहेगा। ये चीज भी आपको समझा रखा है कोर्स के अंदर, तो ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कहानी कि इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस आर है, तो बताओ ये भी तो आर ही है। बोलोगे सर हाँ। ये कंप्लीट भी क्या है सर? आर है। ये कंप्लीट वैल्यू भी क्या है सर? आर है। लेकिन इस गोले की बात करें तो इस गोले का भी तो कोई ना कोई त्रिज्या होगा। तो त्रिज्या क्या होगा? तो सर जो व्यास है उसका आधा। ये अगर अर्ध व्यास के लिए, सॉरी, अर्ध गोले के लिए त्रिज्या है तो पूरे गोले के लिए क्या है? व्यास है। हाँ या ना? तो आप क्या कह रहे हो कि सर ये जो है आर, ये क्या है? अर्ध गोले का तो त्रिज्या है लेकिन गोले का क्या है? व्यास है। तो अगर मैं गोले की त्रिज्या की बात करूं, किसकी बात करूं? गोले की त्रिज्या की बात करूं, तो आप क्या कहोगे? सर गोले का जो त्रिज्या होगा वह व्यास का क्या हो जाएगा? आधा। और इसके लिए व्यास क्या था? इस वाले के लिए आर, तो आर का आधा कितना? आर बटा दो। और अर्धगोले की बात करें, किसकी बात करें सर? अर्धगोले की बात करें तो अर्धगोले की त्रिज्या मैंने क्या ले रखी है? तो आपने कहा सर आर मान रखा है आपने। ठीक है, बस इतना समझना था। अब आगे क्या कह रहा है? गोले के आयतन का शेष के आयतन से अनुपात क्या होगा? गोले के आयतन का, तो गोला ये है, इसका आयतन बताओ। तो इसका आयतन आप निकालोगे, क्या कहोगे सर? 4/3 पाई आर क्यूब। और आर के जगह क्या रखोगे? r/2 और इसका क्यूब। ये तो किसका आयतन हो गया? गोले का आयतन। अब कह रहा है शेष के आयतन का अनुपात। तो मुझे बताओ शेष भाग क्या होगा? ये पूरा अर्ध गोला है, इसमें से ये गोला घटा दोगे तभी तो ये शेष भाग वाला वैल्यू आएगा। ये जो व्हाइट कलर से मैं डॉट 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 कर रहा हूं यही तो शेष भाग है, इसका ही तो पूछा है रेशियो। तो आप क्या कहोगे कि शेष का आयतन निकालना है तो कंप्लीट अर्ध गोले के आयतन से गोले का आयतन घटाना पड़ेगा। तो अर्ध गोले का आयतन क्या होता है सर? 2/3 पाई। और त्रिज्या क्या लेना है? आर, तो आर क्यूब। इसमें से क्या घटाना पड़ेगा? गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या है? 4/3 पाई। और आर की जगह क्या लेना पड़ेगा? r/2 का होल क्यूब, क्योंकि त्रिज्या यहाँ क्या होगा? r/2। बस यही समझना था कि इसके लिए त्रिज्या तो इसके लिए व्यास, और अगर इसका व्यास r है तो त्रिज्या क्या हो जाएगा? r/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको सरल करना है तो सबसे पहले एक चीज देखो। चलो मैं इसको सरल करता हूं। इनको आप सरल करोगे तो ये 4/3 पाई रहने दो, आर क्यूब हो जाएगा और बटा में क्या आ जाएगा सर? 8 आ जाएगा, 2 का घन 8। इनको बताओ सर, ये 2/3 पाई है और ये आर क्यूब है। इनको भी वही चीज, अब जैसे ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम है तो इसको बताओ कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा? तो आपने कहा सर 4/3 पाई आर क्यूब बटा कितना? 8। 4 से यह कितनी बार में कटेगा? 2 बार में। ठीक है, आगे देखो। अब एक काम करो कि पाई आर क्यूब पाई आर क्यूब पाई आर क्यूब, ये तीनों इनमें कॉमन है। देखो यहां भी कॉमन है,
यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, हटा दिया, सब आपस में क्या हो गए, कट गए। आगे देखो तो क्या बचेगा, इसको सरल करोगे तो 1/2 और यहाँ नीचे 3 तो 1/6। इनको देखोगे तो सर ये 2/3 माइनस इनको देखोगे तो ये भी क्या सर 1/6, यही तो बचा। अब इनको सरल कर लो, सर 1/6 है, इनको सरल करेंगे तो इनका एलसीएम कितना होगा 6, ये 3 दूनी ये 4 माइनस कितना 1। आगे सरल करो, सर ये 1/6 और ये 3/6, 6 से 6 कैंसिल, मतलब रेशियो क्या आएगा 1:3। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 1:3। ठीक है कि ये कंप्लीट गोले का आयतन था, ये शेष का आयतन था, अर्ध गोले में से गोला घटा दिया और इनको सरल कर लिया। सरल करने का तरीका देखो कि पाई आर क्यूब पाई आर क्यूब पाई आर क्यूब कैंसिल हो गया, तीनों में था तो तीनों से कट गया। यहाँ क्या बचा 1/6, यहाँ 2/3, यहाँ 1/6, 2/3 में से 1/6 घटाओगे तो 3/6 और ये 1/6 कट के कितना आएगा 1/3, मतलब 1:3 क्या होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13 देखो। अब ये सीआई का क्वेश्चन है। अब यहाँ कैलकुलेशन से डील करना आना चाहिए, जितने आसान तरीके से कैलकुलेशन से डील करोगे क्वेश्चन आ जाएगा, का आंसर आ जाएगा, नहीं तो टाइम ज़्यादा लगेगा। क्या कह रहा है, एक निश्चित राशि को 40% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया गया। 40% के रेट से कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। और क्या कह रहा है, यदि वार्षिक रूप से संयोजित किया गया, इसके आगे क्या कह रहा है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाए। यहां तो ब्याज ईयरली संयोजित करना है, यहां क्या करना है हाफ ईयरली, तो आपको बताना है कि 2 वर्ष बाद जो मिश्रधन है वह पहले से इतना ज्यादा, यही तो कह रहा है 2 वर्ष के बाद परिपक्वता पर दे राशि इतना रुपया अधिक होती है, तो निवेश की गई राशि कितनी थी, कहना ये चाह रहा है। देखो सिंपल सी बात है, रेट 40% है, समय 2 वर्ष है, ईयरली आप मिश्रधन निकाल लो। अब रेट क्या लेना है, हाफ ईयरली लेना है, 2 साल का आप मिश्रधन निकाल लो। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो यह दिया हुआ है 4544। अब कैसे करोगे, तो देखो यहाँ मैं स्लाइड थोड़ा सा चेंज नेक्स्ट में चल रहा हूँ और यहाँ देखो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप कैसे करोगे। देखो करना क्या है आपको, आपको ये कह रहा है कि एक पहला जो केस है उसमें रेट 40% है और ईयरली लेना है और टाइम कितने वर्ष का, 2 वर्ष का। जो दूसरा केस है रेट कैसा है, हाफ ईयरली है। तो मुझे बताओ पूरे साल का ब्याज 40% है, पूरे साल का ब्याज 40% है तो 6 महीने का कितना होगा 20%, एच वाई लिख दिया हाफ ईयरली। और एक चीज और बताओ, 2 साल का ब्याज यहां भी निकालना है, लेकिन यहां ब्याज हर बार कितने महीने पर निकालना है, 6 महीने पर। तो यहां अगर मैं 2 वर्ष का ब्याज निकालूंगा और हाफ ईयरली रूप से निकालूंगा तो ब्याज का कैलकुलेशन कितनी बार में होगा, 4 बार में। और यहां ब्याज का कैलकुलेशन कितनी बार में होगा, 2 बार में। नहीं, क्योंकि यहां 2 वर्ष की बात कर रहा और हर एक वर्ष का ब्याज कैलकुलेट करना है, मतलब एक एक वर्ष पे ब्याज चलाना है, तो 1 और 1 2 बार में कैलकुलेशन, और यहां कितनी बार में, 4 बार में। ये पहली चीज समझनी है। अब सॉल्यूशन पे चलते, देखो सॉल्यूशन के लिए आपको करना क्या है, थोड़ा सा परसेंटेज पे कमांड करो। और परसेंटेज पे क्या कमांड, तो आप बताओ यहाँ रेट कितना है सर, 40% है। सुनना मेरी बात को अच्छे से, तो 40% का मतलब कितना है सर, 2/5 है। यहाँ रेट कितना है सर, 20% है, और 20% का मतलब कितना है सर, 1/5 है। यहां तक क्लियर है चीजें। अब क्या करना है, देखो आपको पता है कि ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू, इन दोनों का जो मिश्रधन आएगा ना, इस रेट से जो मिश्रधन आएगा, सुनना, इस रेट से जो मिश्रधन आएगा उसका डिफरेंस कितना है, 4544 है। तो आप क्या करो, देखो कि मूलधन का कितना लेना है ये, तो आप इनको जोड़ो, कितना है 5 और 1 6, 6/5। और कितनी बार में ब्याज कैलकुलेट होगा, 4 बार में, तो पावर 4 लगाओ, माइनस इसका मिश्रधन कैसे निकालोगे, तो मूलधन का कितना, तो 5 और 2 7, 7/5। और कितनी बार में ब्याज का कैलकुलेशन, 2 बार में, पावर 2 कर दो, और इन दोनों का अंतर 4500 क्या है, 44 है। अब यहां से क्वेश्चन को क्या करना है, सरल करना है। देखो मैं सरल कैसे करता हूं, मूलधन को कॉमन लेता हूं, 6 का घात 4 का मतलब क्या होता है, 6 को 4 बार गुना करना। तो 6 को 2 बार गुना करोगे 36 और 36, तो 36 का स्क्वायर कितना होता है सर, 1296। और 5 का घात 4 का मतलब 5 को 4 बार गुना करना है, तो 25 गुना 25 कितना सर, 625, माइनस ये 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, बराबर कितना, 45 44। आगे सरल कर लो। अब क्या करो सर, इनका एलसीएम लो, बताओ एलसीएम कितना, 625। तो ये तो 1296 होगा, ये 25 से 25 बार कटेगा, तो 25 में 49 का गुना कर दो। तो 25 गुना 49 क्यों करना, 25 गुना 50 -1 कर लो ना, 25 पंचे 125,
25 पंचे 125 एक जीरो 1250 में से 25 घटा दो, तो आपने कहा 1225 माइनस कितना 1225, किसका गुना किया हमने 25 गुना 49, ये कितना आया 1225। ठीक है, आगे बढ़ो, बराबर में वैल्यू कितना है 45 44। अब आगे बढ़ते हैं, ये पी का पी रहने दो, इनको घटाओ, 1296 में से 1225 घटाओ तो कितना दिख रहा है सर 71, और बटा में कितना है सर 625, बराबर कितना है 4544। अब काटने की कोशिश करो, 71 से डायरेक्ट काटो, 71 से 6 बार, देखो 71 से 6 बार कितना हो गया सर 426 426, इसमें से 426 घटाओ, 454 में से कितना बचेगा 28, और 4 और है इकाई में, तो बताओ कितनी बार लिख सकते हो 4 बार, क्योंकि 71 का अगर मैं 4 गुना करूंगा तो 4 और 7 चौका 28, 64 बार में कटा, तो पी का मान कितना आएगा 64 गुना 625। अब इनको गुना कर लेना है, आंसर देख लेते हैं। पहले तो यूनिट डिजिट चेक करो, 25 5 चौका कितना 20, तो जीरो आना चाहिए यूनिट डिजिट पे, तो जीरो तो बहुत जगह है, मतलब पूरा पूरा कैलकुलेट ही कर लो, चलो कैलकुलेट ही कर लेते हैं। 625 का पहले 6 गुना कर लो, तो मुझे एक बात बताओ 625 का 2 गुना कितना होगा, तो आप कहोगे सर 1250 होगा, हाँ या ना। उसका भी 2 गुना कर दो, 1250 का 2 गुना कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 2.5 हो जाएगा, और उसका भी 2 गुना कर दो। ठीक है, जैसे देखो 625 का मुझे 6 गुना करना है, तो आपने कहा सर ये 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, और 12 में 3 जोड़ो 15, और ये कितना 36 और 1 37, 3750 हो गया। मैंने यही कहा कि 625 का 2 गुना 1225 1250, उसका 2 गुना कर दो 2500, और 2500 में 1225 जोड़ दो कितना 3700, 1250 जोड़ो 3750, और 625 का 4 गुना कर दो, तो आपने कहा 625 का 4 गुना तो वही कितना 2500, इस पे एक जीरो और ये 2500, तो आपने कहा इनको गुना करोगे तो ये वैल्यू कितना आएगा 40,000, आंसर कितना 40,000, मूलधन कितना होगा 40,000। देखो 625 का 6 गुना 3750 था, एक अंक था, एक जीरो बैठा है, 625 का 4 गुना 2500 जोड़ दिया 40,000, तो मूलधन कितना होगा 40,000। सही उत्तर क्या था, ऑप्शन नंबर बी, 40,000 क्या था इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। थोड़ा सा कैलकुलेशन के रूप से ये टफ हो सकता है, बाकी देखो तरीका इस तरीके से करना है कि ब्याज कितनी बार में कितनी बार में, यहां पे आप क्या करो, रेट को तोड़ लो भिन्न में, रेट को तोड़ लो भिन्न में, अब इनको जोड़ो 7, सॉरी इनको जोड़ो 5 और 1 6, 6/5 इसके पावर 4, 5 2 7, 7/5 इसके पावर 2, और इस तरीके से क्या कर दो कैलकुलेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, देखो P है, Q है और R है, इनके इनकम का रेशियो दिया है सर 9 15 और कितना 10। ठीक है, कह रहा उनकी बचत की बात करें, सेविंग की बात करें तो रेशियो है 10 15 और कितना 12। ठीक है, अब देखो एक लाइन दिया, आर की आय, आर अपनी आय का 60% क्या करता है खर्च, आर की बात कर रहा है, कितना परसेंट खर्च करता है अपनी इनकम का 60%। 60% का मतलब कितना होता है, आप कहोगे सर 3/5 होता है। 60% को भिन्न में तोड़ोगे 3/5, इसका मतलब क्या है कि सर आर का जो इनकम है वो 5 था, आर का जो एक्सपेंडिचर है खर्च है वो 3 था, और आर की बचत कितनी है सर 2 है। आर की बचत कितनी है सर 2 है, आर की बचत कितनी है 2 है। मुझे एक बात बताओ, आर से रिलेटेड डेटा दिया है तो मैं क्या करूंगा, सुनना मेरी बात को, ये डेटा एक्सपेंडिचर का है खर्च का है, तो यहां से इनकम खर्च और बचत निकाल लिया, और ये इनकम और किसका है बचत का है। तो मुझे अगर खर्च का रेशियो निकालना होगा तो सिंपल सी बात है, इनकम में से बचत घटाएंगे तो खर्च आएगा, लेकिन इस रेशियो का मान तो पता नहीं है ना, यही मान पता करना है। कैसे पता करेंगे, सुनना, क्योंकि आर से रिलेटेड डेटा है तो आर वाले वैल्यू को देखो, यहां अनुपात का मान क्या मान लो x, और यहां अनुपात का मान क्या मान लो y। तो आपने कहा अगर अनुपात का मान x मानूं तो आर के अगर मैं इनकम की बात करूं तो 10x हो जाएगा, बोलोगे हाँ, और यहां अनुपात का मान मैं y मानूं तो आर के मैं बचत की बात करूं तो क्या होगा 12y हो जाएगा। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनकम आर का कितना था 5 के रेशियो में, और बचत कितने के रेशियो में 2 के रेशियो में। देखो बचत कितने के रेशियो में 2 के रेशियो में, सरल कर दो सर, 5 से कितनी बार 2 बार, और 2 से कितनी बार सर ये 6 बार, और 2 से यह वैल्यू कितनी बार 3 बार। तो आप क्या देख रहे हो, इधर क्या है x/y, और ये 3 इधर चला जाएगा तो कितना होगा 3/1, हाँ या ना।
मतलब यहां से आपने x का मान 3 और y का मान 1 पता कर लिया। ये 3 क्या है तो इनके अनुपात का मान, और ये 1 क्या है इनके अनुपात का मान, बस गुना कर दो। यहाँ अनुपात का मान 3 था, x का वैल्यू 3, तो 3 का यहाँ गुना करो। और यहाँ अगर 1 का गुना करोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। चलो अब गुना करके लिख लो वैल्यू, बताओ यह कितना हो गया 9 3 27, यह कितना हो गया सर 15 तिया 45, और यह कितना हो गया सर ये 30। यह वैल्यू कितना है सर 10, यह 15 में 1 का गुना 15, और ये 12 में 1 का गुना कितना 12। इनकम 27 का, बचत 10 का, तो खर्च कितने का 17 का। इनकम 45, बचत 15, खर्च कितने का 30। इनकम 30, बचत कितना 12, तो खर्च कितना 18। सही उत्तर क्या होगा 17, 30 और 18। सही उत्तर क्या होगा 17, 30 और 18। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। क्लियर है। ऐसा क्वेश्चंस भी आपको पेपर में कराने से पहले कोर्स में आपको करवा रखा है। रेशियो जब पढ़ाया था तो वहां पे भी ऐसा क्वेश्चंस आपको करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसका एक शॉर्टकट भी समझाया होगा क्लास में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, एक व्यापारी एक वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर 12% की क्या लेता है हानि। तो मुझे एक बात बताओ, 211 रुपया 20 पैसा में बेचकर लॉस कितने परसेंट का है 12% का। तो क्या क्रय मूल्य निकाल लोगे, कैसे, तो आप कहोगे 211.20 गुना 100, और लॉस हो रहा है तो 100 में से 12 घटा दो कितना 88। सरल करो, यहां से दशमलव हटाओगे 100 आ जाएगा, ये 100 से 100 कट जाएगा। बताओ 11 से 8 बार काटो, 11 से कितनी बार, एक बार, 11 एकम 11, तो यहाँ कितना 10 और 1 101, 11 नमा 99, और 11 दूनी 22, और ये 0। 8 से इसको वापस काट दो, 8 दूनी 16, 8 चौका 32, और ये 0। तो आपने क्या कहा 240। कहने का मतलब 240 में खरीदा, 211 रुपया 20 पैसा में बेचा, तो 12% का क्या हुआ लॉस। अब कह रहा है यदि वह इसे इतने में बेच दे, पहले इतने में बेच रहा था तो लॉस हो रहा था, अब कह रहा है कितने में बेच दे 24840 में बेच दे, तो बताओ लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। तो आप कहोगे सर 8 रुपया 40 पैसा अधिक में बेचा तो प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है। 8 रुपये 40 पैसे का प्रॉफिट कितने पे 240 पे, गुना किसका सर 100 का, दशमलव हटाओ यहाँ 100 लाओ, ये 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब मुझे बताओ ये कितने से कट जाएगा, तो आप कहोगे सर 4 से काट दें, 4 छक कितना 24, और 4 से कितना यह 21, वापस इसको काट दो, 3 से कितना 2, और 3 से कितना 7, 7/2 का मतलब कितना होता है सर 3.5, 3.5% का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन कौन सा सही होगा, गेन होगा कितने का 3.5% का। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही उत्तर है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या कह रहा है, एक परीक्षा में 48% उम्मीदवार विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण का मतलब पास हो गए, 48% किस में साइंस में पास है, 56% गणित में क्या है अनुत्तीर्ण है मतलब फेल है, और कह रहा है 32% क्या है दोनों ही विषय में फेल है। तो बताना है कितने प्रतिशत उम्मीदवार दोनों में क्या हो गए पास हो गए। अब जरा गौर से देखो, क्लास में भी चीजें समझाई थी कि या तो ये सारा डेटा पास कर लो, या तो ये सारा डेटा फेल कर लो। किसी एक का डेटा लेकर चलोगे तो दूसरा डेटा निकालना आसान होगा। तो मुझे एक बात बताओ, 56% फेल है, 32% दोनों में फेल है, और मैं अगर कहता हूं कि 48% साइंस में पास है, तो आप कहोगे ना सर 52% साइंस में क्या हो जाएंगे फेल हो जाएंगे। क्योंकि जितना भी विद्यार्थी पास होगा साइंस में अपने आप में तो 100% होगा, तो 100% में से 48% अगर पास है तो 52% क्या हो जाएगा फेल। ये यहीं से क्लियर हो गया। अब आसानी से कर लो, एक वेन डायग्राम इसका और एक वेन डायग्राम किसका, ये किसका है सर साइंस का, और ये किसका है सर मैथ का। साइंस में कितने परसेंट फेल हो गए 52%, मैथ में कितना परसेंट फेल है सर 56%, और दोनों का कंबाइंड कितना परसेंट फेल है 32। तो मुझे बताओ सिर्फ साइंस में कितने फेल होंगे, तो आप कहोगे 52 में से 32 घटा दो 20। सिर्फ मैथ में, ओनली मैथ में कितने परसेंट फेल होंगे, तो आप कहोगे 56 में से 24 घटा दो कितना 24। तो मैंने कहा फेल कितने हो जाएंगे, तो इन सब का टोटल कर लो, 20 + 32 + 24, ये टोटल कितना है 76%। मतलब 66% क्या है फेल है। तो मैं पूछूंगा दोनों विषय में पास कितने होंगे, तो आप कहोगे 100 में से 76 घटा दो
24% क्या होंगे, पास होंगे। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 24% क्या है, दोनों में क्या होंगे, पास होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्या कह रहा है कि 720 विद्यार्थी हैं, जिसमें कह रहा है बॉयज और गर्ल की, बॉयज और गर्ल का रेशियो कितना है, 3 और 5 है। तो सबसे बताओ, पहले बताओ टोटल वैल्यू कितना होगा, 8, और 8 का कितना गुना है, तो आपने कहा 90 गुना है। तो बॉयज की बात करें तो बॉयज तो 9 3 27 270, और गर्ल्स की बात करें तो 9 5 45 450 हो गया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, 18 नई लड़की आई। तो नई लड़की आने का मतलब 450 में 18 लड़की और बढ़ा दो तो 468 लड़कियां हो गई। और कह रहा है स्कूल में कितने नए लड़के को प्रवेश दिया जाए कि अब जो लड़के और लड़की का रेशियो है वो कितना हो जाए, 2:3 हो जाए। हमें बताना है कितना लड़का और आ जाए कि रेशियो 2:3 हो जाए। लड़की का डेटा तो पता था, 18 बढ़ा, तो 18 बढ़ने पर अब टोटल लड़कियां कितनी है सर, तो आपने कहा सर 468 है। और लड़कियों का रेशियो कितना है, 3, तो बताओ 3 का कितना गुना हो गया, ये 1, 5 और कितना 6, 156 गुना। अगर ये 156 गुना है तो ये भी 156 गुना होगा, और 2 का 156 गुना करेंगे तो आप क्या कहोगे, 2 गुना 156, तो ये 300 कितना होगा, 12। आपने कहा पहले कितने थे, 270, अब कितने हो गए, 312, तो कितने आ गए, तो इन दोनों को घटाओगे, और इन दोनों को घटाओगे तो आप क्या कहोगे, 42। नहीं, 270 में 42 जोड़ेंगे तभी तो 312 आएगा। तो आपने कहा सर 42 लड़के और प्रवेश लिए थे। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 42, ऑप्शन नंबर ए क्या, 42। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 18। अब ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, पढ़ाया था M1 D1 और बटा क्या, W1, इधर M2 D2 बटा क्या, W2। नहीं, M1 क्या है, M2 क्या है, तो व्यक्तियों की संख्या, D1 D2 क्या है, दिन, और W1 W2 क्या है, काम है। आपसे कह रहा है, आपसे कह रहा है, सुनना मेरी बात को, आपसे क्या कह रहा है, समझना मेरी बात को, कि 35 वर्कर 30 दिन तक काम करते हैं। सुनना कि अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं तो 35 वर्कर है, 30 दिन तक काम करते हैं, तो कितने काम हो जाएंगे, तो आपने कहा सर 1050 काम हो जाएंगे। सुनना मेरी बात को, कि 35 वर्कर है, टोटल कितने दिन तक काम करते हैं, 30 दिन तक, तो 35 गुना 30, 1050 क्या हो गए काम। क्या कहा गया, यदि हर 10 दिन बाद 5 मजदूर काम छोड़कर क्या करते हैं, चले जाते हैं, तो कितने दिन में काम पूरा होगा। कहानी अब ऐसा चलेगा कि स्टार्टिंग में 35 मजदूर थे। सुनना, ये मजदूर की संख्या और ये क्या है, दिन है, गुना करोगे टोटल काम। स्टार्टिंग में 35 मजदूर थे, अगर इनको 10 दिन मैंने काम कराया तो 10 दिन काम कराने पर 350 काम हो गया, टोटल वर्क ये आ गया 350। ठीक है, लेकिन जैसे ही 10 दिन समाप्त होगा 5 मजदूर क्या होंगे, कम होंगे। क्वेश्चन में कंडीशन दिया, हर 10 दिन बाद 5 मजदूर कम करने हैं, तो 10 दिन का काम होते ही यहां से 5 मजदूर कम होकर कितने मजदूर बनेंगे, 30। फिर ये भी 10 दिन तक काम कराया तो कितना बना, 300। फिर जैसे ही 10 दिन कंप्लीट हुए तो 5 मजदूर कम होंगे, तो 30 में से 5 घटा, अब मजदूर कितने, 25। इनको वापस 10 दिन काम कराया तो कितने काम हो गए, 250। बस ध्यान रखना कि टोटल काम कितना करवाना है, 1050, इतना ही काम करवाना है और इस तरीके से करवाना है। अब जरा गौर करो, गौर क्या करोगे, तो सर यहां से यहां तक अभी टोटल कितना काम हो चुका है, तो 350 और 250, 600 और 300 कितना, 900। 900 काम अभी तक करा चुके हैं, कितने दिन में, 10 20 और 30 दिन में। ठीक है, अब जैसे ही 10 दिन होगा मजदूर 5 कम होंगे, कितने बनेंगे, 20। हाँ या ना, 1050 काम था, 900 काम हो चुका है, तो काम तो अब 150 ही करवाना है, काम तो अब 150 ही करवाना है। बोलोगे जी सर 150 करवाना है, मुझे एक बात बताओ, यहाँ काम मुझे 150 ही करवाना है। अगर मैं यहाँ 10 दिन तक करवाऊंगा तो 20 गुना 10, 200 काम हो जाएंगे, जबकि करवाना कितना है, 150, क्योंकि 150 काम करवाते ही ये टोटल 1050 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, उससे ज़्यादा तो जा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आपने कहा 10 दिन तक तो नहीं करवा सकते, तो कितना दिन है, यहाँ दिन कितना ले, ताकि 20 का गुना करने पर 150 काम हो जाए, तो आप यही तो कहोगे सर 7.5 दिन ले लो, क्योंकि 7.5 का 2 गुना कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 1.5 और 1 जीरो बैठ, 7.5 का 2 गुना कितना होगा, 15 और 1 जीरो बैठा दोगे तो 150। तो आपने क्या कहा कि 20 मजदूर को अगर 7.5 दिन काम कराए तो 150 दिन काम हो सकता है। तो अब मेरा 1050 काम हो गया, और 1050 काम इस तरीके से करवाने में दिन कितने लगे, 10 10 20 10 30 और ये 7.5, 37.5 दिन लगे, 37.5 दिन लगे।
कंडीशन के अनुसार चले तो ये जो 1050 काम है वो कितने दिन में कंप्लीट हुआ? 37.5 दिन में कंप्लीट। ठीक है, अगर वही डायरेक्ट कर रहे होते तो कितने दिन में हो रहा था? 30 दिन में हो रहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 19। देखो सिंपल सा फॉर्मूला होता है, याद होना चाहिए कि अगर मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab करूं तो इसका वैल्यू क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी, सुनना, गुना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। इसका दूसरा फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, फिलहाल ये क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे क्या होगा? सेट हो जाएगा। मुझे एक चीज बताओ, अगर यहां से ये वैल्यू इस साइड ले आऊं कि ए क्यूब सी क्यूब माइनस 3ab और इस पूरे वैल्यू को इस साइड ले आऊं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी है, तो इस साइड क्या बच जाएगा? सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी। अब देखो इसी फॉर्मेट पे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया कि अगर मुझे ऊपर में ये वैल्यू और नीचे में ये वैल्यू दे दे तो इसके जगह हम ए प्लस बी प्लस सी रख सकते हैं। अब सुनना मेरी बात को, अब यहां देखो, यहां मान कितना है? 6.9, यहां 2.7, यहां 5.8। इसको आपने ए लिया, इसको आपने बी लिया, इसको आपने सी लिया, तो ये ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ये प्लस में और प्लस में। मुझे बताओ माइनस ए का मान ए, ये बी का मान बी और ये सी का मान सी, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, ये दिख गया। नीचे देखो ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी है। देखो ए गुना बी गुना सी गुना ए, तो ऊपर में वैल्यू ये है, नीचे में वैल्यू ये है, तो इनको कट के सीधा आंसर क्या लिखना चाहिए? ए प्लस बी प्लस सी। मतलब ए बी सी का मान आ गया, पता चल गया, उनको जोड़ दे तो डायरेक्ट आंसर आएगा। तो ए का मान हमने क्या ले रखा है? 6.9, बी का मान क्या है? 2.7 और सी का मान क्या है? 5.8। इन सबको क्या करो? जोड़ लो। चलो जोड़ते हैं। 9 और 7 कितना? 16, 16 और 8 कितना? 24, 2, 6 2 8 और 5 कितना? 13, 13 और 2 कितना? 15 और एक अंक बाद दशमलव है तो एक अंक बाद। इन तीनों को जोड़ेंगे तो 15.4 क्या होगा? सही उत्तर। सही उत्तर क्या होगा? 15.4। सही उत्तर क्या होगा? 15.4। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखो, लास्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्या कह रहा है? 32 वस्तु का क्रय मूल्य, 32 वस्तु का विक्रय मूल्य है एसपी, 38 वैल्यू के क्रय मूल्य के क्या है? बराबर है। तो आपको बताना है प्रतिशत लाभ क्या होगा। पहले बताओ, काट दो, 2 से 16 बार, 2 से 19 बार, तो यहां से आपको एसपी बटा सीपी क्या पता चला? तो 19/16। नहीं, ये सीपी इधर भाग में तो ये 16 इधर भाग में। बताओ बेचा कितने में? 19 में। खरीदा कितने में? 16 में। तो प्रॉफिट कितने का? 3 का। तो प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है। 3 का प्रॉफिट 16 में गुना किसका? 100 का। बताओ 4 से कितनी बार? अच्छा एक चीज बताओ, आपको परसेंटेज में पढ़ा रखा ना कि 1/16 का मतलब क्या होता है? 6.25%। ये चीज परसेंटेज के अंदर पढ़ा रखा है। तो मुझे एक बात बताओ, 100 का गुना ना करके अगर मैं परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुना ना करूं, ये पता कि 3 का प्रॉफिट 16 पे, तो 1/16 का मान कितना होता है? 6.25%। इसका मैं 3 गुना कर दूं तो इसका मेरा 3 गुना कितना होगा? 18.75%। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी कितना? 18.75%। क्लियर है? आप चाहो तो 100 का गुना करके काटते पीटते तब भी ये आता, लेकिन परसेंटेज के अंदर 1/16 का वैल्यू पड़ रखा है, उसका 3 गुना कर दो, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये तो कंप्लीट सॉल्यूशन था मॉक टेस्ट सेकेंड का। ठीक है, आगे अगले सेशन में आपसे मिलते हैं। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं। इतना ही आज के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।